हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पर बात करेंगे। तो कि हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली एनडी के एग्ज़ाम्स के लिए। और एक या दो क्वेश्चन और कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, 1 से 3 क्वेश्चंस के बीच में इसका वेरिएशन रहता है। और बहुत इजी टॉपिक है, बेस्ड ऑन द फंडामेंटल जो टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसी पर बेस्ड होता है। और मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो डायग्राम बेस्ड होते हैं, जिसमें उस डायग्राम्स की प्रिपेयर करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो 9-10 क्लास में ऑलमोस्ट सभी लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ा होता है, और 11th में भी 12th में भी ये बेसिकली चीज़ डायरेक्टली नहीं, लेकिन एनडी के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में मोस्टली जो होगा वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें भी कुछ वेरिएशंस हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे शॉर्टकट्स की, कुछ ऐसे डायग्राम्स की जो कॉमन डायग्राम्स हैं, जिनके मदद से हम एक ही तरह के डायग्राम हैं। कहने का मतलब है कि अक्सर जो एनडीए के एग्जाम्स में जो प्रॉब्लम आती हैं वो मोस्टली एक ही रिपीटेड पैटर्न की होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। तो अक्सर कई प्रॉब्लम के लिए कॉमन डायग्राम होता है। तो अगर हम उस कॉमन डायग्राम को समझ लें तो हमको बार बार उस डायग्राम को बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे, और साथ में कुछ फंडामेंटल्स जो चीज़ें हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, उस पर बात करेंगे। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में दो वर्ड हैं, हाइट और डिस्टेंस। तो यहाँ पर मेनली दो चीज़ें होती हैं ऑलमोस्ट। पहला होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है ऑब्जर्वर। यही दो चीज़ें होती हैं, इन्हीं पर सारा क्वेश्चंस जो होते हैं वो फ्रेम होते हैं। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, इन्हीं दोनों चीज़ों पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट एक पेड़ पर चढ़ा आदमी भी हो सकता है, एक नाव भी हो सकती है, एक ट्रेन भी हो सकती है, ट्रेन में बैठा आदमी भी हो सकता है, हवाई जहाज भी हो सकता है, हवाई जहाज में बैठा आदमी भी हो सकता है, और कोई पुल पर खड़ा आदमी भी हो सकता है। इस तरह के कोई भी चीज़ें हो सकती है। नहीं, मतलब कहने का मतलब है लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। ऑब्जर्वर ऑलवेज एक आदमी होगा जो देखेगा चीज़ों को। ऑब्जर्वर का काम क्या होगा? ऑब्जेक्ट को देखना। अब ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर एक लेवल में नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, एक सीधे लेवल प्लेन लेवल में नहीं होते। इनका जो पोजीशन है वो ऊपर नीचे होगा, या तो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से ऊपर होगा या ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट से ऊपर होगा। दोनों में एक लेवल की यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। तो इसके बेसिस पर दो तरह की सिचुएशन बनती हैं। पहली सिचुएशन में ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबव द ऑब्जर्वर। अब इसका मतलब है कि भाई ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट उससे ऊपर है, यानी उसको अगर ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसको अपना सर उठा के देखना होगा। तो इस केस में हम नॉर्मली, अगर इंक ज़्यादा है कर लेते हैं। चलिए, तो इस केस में ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, और ये कहीं ऊपर ऑब्जेक्ट हो गया। इन दोनों को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे हमेशा, याद रखिएगा। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। इसको हम कहते हैं रे ऑफ साइट कहते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट देखने के लिए अपना सर ऊपर की तरफ करना पड़ रहा है। ये ध्यान दीजिए, ऐसे करके देखेगा। तो इस रे ऑफ साइट और जो हमारा ऑब्जर्वर है उससे हमने एक स्ट्रेट लाइन ही खींची, हॉरिजॉन्टल लाइन। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में से बोलते हैं उन्नयन कोण। जो लोग हिंदी वाले हैं उनके लिए उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर है और ऑब्जर्वर नीचे है। तो ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ चीज़ों को देख रहा है, तो इसीलिए जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन किस किस के बीच में बनेगा? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऑब्जर्वर से होके जा रही है। इन दोनों लाइन्स के बीच का जो एंगल है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब प्रॉब्लम में आपको रिलेटिव पोजीशन नहीं दी रहती है, प्रॉब्लम में आपको दिया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका मतलब क्लियर है, आपको समझ जाना है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर है और जो ऑब्जर्वर है वो हमारा कहाँ है? नीचे है, यानी उसकी पोजीशन नीचे है। तो ये हमारे दिमाग में इंप्रेशन होना चाहिए। सेकेंड केस जो होगा, व्हेन ऑब्जर्वर इज
अबव द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर को इस तरह से नीचे सर नीचे करके उसको देखना होगा। तो यहाँ पर जो बेसिक डायग्राम होगा वो इस तरीके से होगा, ये हमारा ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है, ये रे ऑफ साइट है। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की जो ऑब्जर्वर से होके जा रही है। अब इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल बन रहा है इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, और हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। तो इसका मतलब अगर हमारा अवनमन कोण बन रहा है तो इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी पोजीशन नीचे होगी और जो ऑब्जर्वर होगा उसकी पोजीशन ऊपर होगी। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स में आपको या तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा, यानी उन्नयन कोण दिया होगा या अवनमन कोण दिया होगा। अगर उन्नयन कोण दिया है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट ऊपर है रिलेटिव पोजीशन और ऑब्जर्वर उससे नीचे है, और अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण दिया होगा तो ऑब्जर्वर आपका ऊपर हो जाएगा और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद कि हमारे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है कि जैसे अगर दिन के समय में जो परछाई है, जो शैडो बनती है, उसकी जो लेंथ होती है वो सन के एंगल ऑफ एलिवेशन पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम पीछे हटते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो शैडो की लेंथ है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे अगर हम पास आते चले जाएंगे सोर्स के तो हमारी जो शैडो की लेंथ है वो कम होती चली जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखना। अब हम पहला केस देखते हैं कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये दो रिलेटिव पोजीशंस हैं, दो पोजीशंस हैं ऑब्जर्वर की, एक पोजीशन ए है, एक पोजीशन बी है। ए पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अल्फा और बी पोजीशन पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बीटा, और इन दोनों पोजीशंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए है, और ये जो हाइट है ये क्या है, एच है। तो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर एग्जाम्स में इस तरीके से आती है। अब सिचुएशन इस पर कई तरह की हो सकती है कि एक लाइट हाउस है, ये कोई आदमी है नाव पर सवार है, तो ये इस लाइट हाउस को कि जो ऊपर जो लाइट है उसको देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, अल्फा, और ये लाइट हाउस के पास आ रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जा रहा है, थोड़ी देर के बाद बीटा हो जा रहा है, और इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, एच दे रखी है। अब आपको इनके बीच का कुछ रिलेशन निकालना होगा। तो यहाँ पर चार चीज़ें हमको नोन है, एच, अल्फा, बीटा और ए। अब इसमें से मोस्टली तीन चीज़ें आपको गिवन होंगी और चौथी चीज़ हमको क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। आपको अल्फा बीटा नोन है, ए नोन है तो एच फाइंड आउट करना होगा, या अल्फा बीटा और एच नोन है तो ए फाइंड आउट करना होगा। या ये भी हो सकता है कि एक आदमी पेड़ पर चढ़ा हुआ है, एक कोई चिड़िया है पेड़ पर चढ़ी हुई है, एक आदमी उसको यहाँ से देख रहा है, दो पोजीशन से देख रहा है। या ये भी हो सकता है इस डायग्राम, ये डायग्राम भी इस तरीके का बनेगा कि एक आदमी है जो पेड़ पर चढ़ा हुआ है या किसी ऊंची बिल्डिंग पर है और सड़क पर जाती हुई एक कार को देख रहा है। कार की पोजीशन ये है, थोड़ी देर के बाद कार की पोजीशन यहाँ पर हो जाती है। अब पहली पोजीशन पर एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका बन रहा है मान लीजिए बीटा, और दूसरी पोजीशन पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है अल्फा। अगर ये एंगल बीटा होगा तो अल्टरनेट एंगल ये भी बीटा होगा, और ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा, और इन दोनों रिलेटिव पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो ए है और ये जो हाइट है ये एच है। तो इस सिचुएशन में भी यही डायग्राम आपका फॉलो होगा। तो बहुत सारी सिचुएशन में ये कॉमन डायग्राम आपका फॉलो होता है। तो इन कॉमन डायग्राम में देखिए चार चीज़ें आपको दी हैं, एक एच है, एक अल्फा है, एक बीटा है और ए है। इन चार में से कोई तीन चीज़ें आपको गिवन होंगी और चौथी चीज़ आपको क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। तो या तो हम हर प्रॉब्लम के हिसाब से डायग्राम बनाएं, फिर ट्रिग्नोमेट्री का अपना जो रेशियो है वो सॉल्व करें,
कि 10 अल्फा एक बार लगाएं, एक बार 10 बीटा लगाएं, फिर सिंप्लीफाई करें, तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगे। इससे बजाय अगर हम ये स्टैंडर्ड डायग्राम हमारा बन रहा है तो इनमें हम 4 क्वांटिटी के बीच का अगर हम एक स्टैंडर्ड रिलेशन डेवलप कर लें तो उस रिलेशन की मदद से हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। तो रिलेशन क्या होगा, H/A कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है H, A, अल्फा और बीटा के बीच में। अब इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें ये डायग्राम आपका फॉलो हो रहा है तो उसके लिए आप डायरेक्ट स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें आपकी गिवन होंगी, चौथी चीज़ आपको क्या कर लेनी होगी, फाइंड आउट कर लेनी। तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी जिसमें ये डायग्राम आपका बन रहा है तो उस प्रॉब्लम में आप ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट स्ट्रेट अवे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी का दूसरा केस पर बात कर लेते हैं कि अगर पोजीशन एक तरफ ना होके अपोजिट साइड में हो। ये कोई बिल्डिंग है, इसकी हाइट h है, मान लीजिए ये पहली पोजीशन है A, ये दूसरी पोजीशन है B। अगर ये अल्फा बन रहा है, ये बीटा बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको देख रहा है, अल्फा बन रहा है, एक बार इस तरफ चला जा रहा है तो ये अल्फा बन रहा है, और दोनों के बीच की पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो A है। या कोई आदमी ऊपर से एक बार इधर देख रहा है, एक बार इधर देख रहा है। सिचुएशन में या तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन होगा तो आपको पता है कि ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो ऑलमोस्ट डायग्राम सेम बनेगा। सेकंड सिचुएशन में भी डायग्राम सेम बनेगा। अब इसमें रिलेशन जो होगा वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ माइनस की जगह हमारा क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो माइनस की जगह हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 2 कॉमन सिचुएशन है जिनके लिए हम डायरेक्ट स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, बार बार हमको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मोस्ट ऑफ द ये कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर एग्जाम्स में आती है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगा के टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा फॉर्मेट है, उस पर बात करेंगे जो बहुत कॉमन है। इसको हम नाम दे देते हैं 30-60 प्रॉब्लम। अब 30-60 प्रॉब्लम क्या है ये भी समझ लेते हैं। 30-60 प्रॉब्लम में एंगल हमको नोन होते हैं और उनकी वैल्यू फिक्स्ड है। ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये वैल्यू A है और ये वैल्यू H है। तो ये हमारी 30-60 प्रॉब्लम है। अब इसका नाम हमने A, B, C और D। अब देखिए जब भी इस तरह की प्रॉब्लम है, यानी एक एंगल अल्फा और बीटा आपको 30-60 दिया हुआ है। अब इसमें वेरिएशन कुछ भी हो सकता है, नाव हो सकती है, बोट हो सकती है, इसके अलावा पेड़ पर चढ़ा आदमी हो सकता है, लाइट हाउस हो सकता है। कहने का मतलब है कि डायग्राम इस तरीके का बनना चाहिए जिसमें ये 30 और ये एंगल हमारा क्या हो, 60 हो। तो इसके लिए स्ट्रेट अवे देखिए 2 फैक्ट्स हैं याद रखने हैं। ये जो BC डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगी, A/2। ये जो BC डिस्टेंस है ये हमारी किसके बराबर होगी, A/2 के बराबर होगी। और H और A के बीच का रिलेशन क्या होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई ये हमारा A/2 है, ये H है। अगर हम निकालें 1060 इक्वल टू H/A/2, यानी H बराबर क्या हो जाएगा, A√3/2। तो सेकेंड रिलेशन हमारा हो गया। H और A के बीच का रिलेशन डायरेक्ट स्ट्रेट अवे हम लिख सकते हैं H इक्वल टू A√3/2। तो ये 2 चीज़ें 30-60 प्रॉब्लम के लिए हमको याद रखनी है। अब देखिए इसी से रिलेटेड समटाइम्स क्वेश्चंस का फ्रेम इस तरीके से भी होता है कि अगर किसी आदमी को A से B तक आने में T टाइम लग रहा है, ठीक है, इसी में लिख देता हूँ मैं, इफ टाइम टेकन फ्रॉम A to B is T, मिनट लिख लेते हैं, सेकंड जो भी है यूनिट, मान लीजिए मिनट है, T मिनट्स। कि A से B तक कोई आदमी नाव से आ रहा है या गाड़ी से आ रहा है, किसी से भी आ रहा है प्रॉब्लम में, तो A से B तक आने में अगर आपको गिवन है कि T मिनट, तो ये याद रखिएगा टाइम टेकन फ्रॉम B to C is T/2, यानी समय क्या लगेगा, आधा लगेगा।
क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है, हाफ हो रही है। आप देख रहे हैं अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस हमने कहा a/2 होती है, और चूंकि स्पीड सेम है तो बेसिक लॉजिक सबको पता है कि भाई डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो अगर डिस्टेंस हाफ करेंगे, स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर ए से बी तक आने में t समय लग रहा है, t मिनट या t आवर या t सेकंड लग रहे हैं, तो b से c आने में उसका आधा लगेगा, यानी t/2 मिनट या t/2 सेकंड या t/2 आवर। जैसे अगर a से b तक आने में 10 मिनट लग रहे हैं तो b से c तक आने में 5 मिनट लगेंगे। ये स्ट्रेट अवे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अक्सर ऐसी प्रॉब्लम आई भी है एग्जाम्स में कि जिसमें आपको ये दिया गया है कि a से b तक आने में 10 मिनट लग रहा है तो b से c तक आने में कितना समय लगेगा, प्रोवाइडेड एंगल आपका क्या होना चाहिए, 30 और 60 होना चाहिए। ये बात याद रखनी है कि 30-60 का ही स्पेसिफिक है। इस केस में 15-30 या डबल वाला कोई लॉजिक नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहना चाहिए, 30 और 60 एंगल रहने चाहिए, और डायग्राम इस तरह की सिचुएशन हमारी क्रिएट होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये 3 सिचुएशन क्लियर हुई होंगी और एक बेसिक आइडिया क्लियर होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कुछ हम और हाइट एंड डिस्टेंस में शॉर्टकट्स पर बात करेंगे, जिसमें कि हम कुछ और डायग्राम डिस्कस करेंगे, एक कॉमन डायग्राम जिसके बेसिस पर आप स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।